एज ए सप्लाई चेन प्रोफेशनल आपका क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या रहता है इस टोटल जर्नी में? Right time, right place and right product with required temperature conditions. एज ए लॉजिस्टिशियन क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? Challenges जो अभी जियोपॉलिटिकल challenges के कारण काफ़ी challenges, otherwise there is no challenge. इंडिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसके पीछे 8 वर्षों की मेहनत है, नीतिगत बदलाव है, अहम निर्णय है। हमारी एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना है तभी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का हमारा सपना पूरा होने वाला है। जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आप देखते हो? कैसे आप चूज करते हो कि किस सर्विस प्रोवाइडर को मेरे को बिजनेस देना चाहिए? फर्स्ट हम उनका बैकग्राउंड देखते हैं कि उनके पास ऑलरेडी फार्मा कंपनी के लिए कर रहे हैं कि नहीं, और उनका क्या एक्सपर्टाइज है, और फिर वी हैव ए वेरियस सेट ऑफ क्वेश्चंस. ट्रेनिंग सब्जेक्ट को आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हो? फर्स्ट मेरा जो मानना है कि ट्रेन देम, डेवलप देम एंड गाइड देम. डोंट कंट्रोल द पीपल, डोंट होल्ड द पीपल, जस्ट कीप वॉचिंग, कीप चेकिंग. किस तरीके से इस लाइन में करियर बना सकते हैं यंग जनरेशन? There was a real example. One of my colleagues said कि sir, when I was doing MBA in logistics and supply chain, we were portrayed a picture कि we are sitting in a cabin, giving instruction, load this much of container in this vessel, plan this much of cargo in this airline. So we were बोलों कि हम तो यही काम करेंगे. But हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों. तो लॉजिस्टिक शक्ति पॉडकास्ट चैनल में आप लोग का एक बार मैं दोबारा से स्वागत करता हूं. और जैसा हमारा आपके लिए वादा है कि हम लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रोफेशन से जुड़े हुए जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल अचीवमेंट करा है अपनी लाइफ में, ऐसे महान हस्ती, ऐसे प्रोफेशनल्स को, ऐसे पर्सनालिटीज़ को आपके पास लेके आएंगे, जिसके थ्रू हमारे लॉजिस्टिक्स में एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं या एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हैं जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आगे सक्सेस अचीव करना चाहते हैं अपने बिजनेस में. ऐसे लोगों की जर्नी से, ऐसे लोगों की एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख पाएँ और वापस इंडस्ट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ. तो इस जर्नी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ माय ऑडियंसेस एंड द लिसनर्स कि आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमारे चैनल को, हमारे पॉडकास्ट को रिस्पांस कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. आज हमने थोड़ा पर्सपेक्टिव को चेंज किया है. पिछले सीरीज़ में आए और पिछले पॉडकास्ट के एपिसोड्स में आपने देखा कि हमने इंडस्ट्री के लीडर्स, ओनर्स, बिजनेस ओनर्स को और एचआर के लीडर्स को, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर साइड के लोगों को इंट्रोड्यूस करा था. आज हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इंडस्ट्री के कस्टमर साइड का पर्सपेक्टिव कि जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जब सर्विस दे रहे हैं तो एससीएम के जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और नॉट ओनली सप्लाई चेन मैनेजमेंट की उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके बिहाइंड, उनके सिस्टम में और उनके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे प्रोसेस रन करते हैं, जिसके थ्रू लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का बिजनेस बिल्ड होता है, सर्विस प्रोवाइडर अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं. तो हमारे बीच में है आज सप्लाई चेन प्रोफेशनल फ्रॉम हेल्थ एंड फार्मा बैकग्राउंड. तो हेल्थ एंड फार्मा बैकग्राउंड को लेके आने का पर्पस यही था कि जहां पे एक बहुत ही डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है और डॉक्यूमेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस सेक्टर में दिस इज द हाई पेइंग सेक्टर एंड ऑलवेज ग्रोइंग सेक्टर. तो हमारे बीच में है कुसुम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से उनके लॉजिस्टिक्स हेड. तो कुसुम हेल्थ केयर के बारे में वो थोड़ा सा और बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं. दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, जिनका इंडिया के बाहर बहुत सारी यूनिट्स हैं और इंडिया में उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग है, और 90% उनका जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट सेंट्रिक है. तो आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के बारे में, और इंडिया में या इंडिया के बाहर जनरल लॉजिस्टिक्स या नॉर्मल रूटीन लॉजिस्टिक्स और हेल्थ और फार्मा सप्लाई चेन में क्या फर्क है. तो हेल्प मी वेलकम मिस्टर मनीष अग्रवाल, थैंक यू सर, हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ कुसुम हेल्थ केयर.
Thank you, Manish ji, for coming here Thank you for so much. Logistic Shakti podcast. Thank you so much for giving an opportunity to have a part of this podcast. Actually, I have attended one of your conference in Delhi, and that time I was very much impressed. Ki you have given opportunity and you bring front from the bottom line staff who gives so much importance and so much weightage to the logistics industry. लाइक हमेशा हम जो फ्रंट लाइन होता है जो मार्केट से रोकड़ा उठा के लाता हम हमेशा उन्हीं को वेटेज देते बट देयर इज द लॉजिस्टिक्स पार्ट वेयर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लॉट्स ऑफ सपोर्ट स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन टाइमली डिलीवरी राइट टाइम राइट कंसाइनमेंट इन राइट तो वैल्यू आपने 9 अगस्त का हमारा प्रोग्राम अटेंड करा था एग्जैक्टली जो लॉजिस्टिक शक्ति का कॉन्फ्रेंस एंड समिट था और Yes. अवार्ड फंक्शन था हयात रीजेंसी में. यस बिल्कुल वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच. तो हम लोग अभी एक ग्लोबल एडिशन लॉन्च कर रहे हैं लॉजिस्टिक शक्ति का फॉर द मिडिल ईस्ट. ओके सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओके 25 जो अभी आने वाला है, और उसके लिए मैं आपको एडवांस में इनविटेशन एक्सटेंड कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी वुड लाइक टू हियर योर पर्सनल जर्नी. ओके कैसे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत करी और ये SCM प्रोफेशनल में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप कैसे पहुंचे और आपका अपना क्या उतार चढ़ाव रहे? एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन स्कूलिंग है वो मध्य प्रदेश हुई. मेरे पापा डिफेंस में थे, तो ऑब्वियसली अभी तक जो 2020 तक जो था पर्सपेक्टिव की सेफ एंड सिक्योर जॉब, तो आई वाज आल्सो ट्राइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब. देन आई डिड MBA मार्केटिंग फ्रॉम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर. देन आफ्टर MBA I worked for 3 years in Bhopal, Indore and Jabalpur. Then for better career perspective, I moved to Delhi. फिर दिल्ली में कुछ दिन काम किया, फिर देन आई ज्वाइन टू कुसुम हेल्थ केयर. विद कुसुम हेल्थ केयर की ग्रोथ के साथ साथ मेरी भी ग्रोथ होते गई. एंड दो जो उसमें मतलब सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन है, अलग अलग डिपार्टमेंट में इनिशियल स्टेज पे हैंडल किया. देन नाउ आई एम फुली लुकिंग आफ्टर लॉजिस्टिक्स ऑफ द कंपनी फार्मा एक्सपोर्ट्स. तो कुसुम हेल्थ केयर की जर्नी के बारे में कुछ और बताएंगे? Actually, it started in 1997. Then gradually they started its own manufacturing unit in 2007. And currently we have plant in Bhiwadi and one in SEZ Indore and one in Ukraine. And currently we are serving to 29 countries, Middle East countries, CIS and ASEAN region. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी कहाँ कहाँ पर है? Bhiwadi and Indore. तो भिवाड़ी और इंदौर में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं And then export to various countries. एंड कहाँ कहाँ 229 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट हाँ. करते हैं. There are various route channels marketed. तो आप थोड़ा बताइए कि लॉजिस्टिक्स का फंडामेंटली 2 तरीके से हम बात कर सकते हैं कि डिफरेंशिएटर क्या है, जनरल लॉजिस्टिक्स की हम बात करें या इंटरनेशनल डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स की बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में क्या फ़र्क है. एंड देन आप बताना कि हेल्थ केयर सप्लाई चेन और एक जनरल सप्लाई चेन में क्या डिफरेंस है. ओके तो डोमेस्टिक में तो काफ़ी चीज़ें चल जाती हैं, बट इफ इन केस ऑफ इंटरनेशनल वी हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड्स, वी हैव टू मेंटेन एवरीथिंग. इफ़ वी हैव रिटर्न और हमें उन कंट्रीज़ के जिन कंट्री में हमारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं उन कंट्री के रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ते हैं. उसको हम जरा भी डाइवर्ट नहीं कर सकते. इफ दे नीड ए स्ट्रिंजेंट टेम्परेचर कंट्रोल वी हैव टू सेंड डेटा लॉगर विद द शिपमेंट्स फ्रॉम एंड टू एंड एंटायर रीफर कंटेनर्स टेम्परेचर कंट्रोल मूवमेंट्स. तो टिपिकली एक शिपमेंट बुकिंग करने से लेके यस इंटरनेशनल के केस में आपकी फैक्ट्री से के मैन्युफैक्चरिंग एंड उसकी पैकेजिंग से लेके पूरी एक जर्नी को जरा डिस्क्राइब करेंगे. जर्नी को जैसे हमारे प्रोडक्शन होने के बाद सब पूरा टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस में रखते हैं. देन उसके बाद जब फाइनल हमारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेस शुरू हो जाती है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बन जाती है. देन रीफर ट्रक में इफ इन केस ऑफ एयर देन कार्गो मूव्स टू IGA दिल्ली और मुंबई वेयर एवर इट इज प्लान. देन वहाँ पे पूरा लेबलिंग मार्किंग होता है एयरलाइंस के प्लान के अकॉर्डिंग. इफ देयर इज सम वेटिंग टाइम और ट्रांजिट टाइम देन अगेन इट इज कैप्ड इन टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस. एंड इवन IGA दिल्ली में भी चल भी है, उसने काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है. और डेटा लॉगर तो रहता ही है टेम्परेचर में, और देन एयरवे बिल पे भी हमें सारा मेंशन कर रहता है. डेटा लॉगर क्या है? डेटा लॉगर इट इज जस्ट लाइक ए थर्मोमीटर. It shows, it record the data of temperature in interval of 30 minutes, 20 minutes, depend on the quality of data logger. Then after reaching the consignment, after clearance the consignment, then our consignee or buyer share us the data that we have received the medicine with in required temperature.
And in case of sea shipments, we do factory stuffing reefer containers, then entire container examined, checked, then there is a proper loading bay, then cargo is stuffed in the container, then it moved to ICD Dadri. From ICD Dadri it goes to Nhava Sheva or Mundra seaport by train, and there is also plug-in points in each point. Then it loaded to the vessel and reached to the destination. तो एज ए सप्लाई चेन प्रोफेशनल या एज ए लॉजिस्टिशियन, तो आपका क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या रहता है इस टोटल जर्नी में? Right time, right place, and right product with required temperature conditions. क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? Challenges जो अभी जियोपॉलिटिकल challenges के कारण काफ़ी challenges, अदरवाइज देयर इज नो चैलेंज. इंडिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है. जो जियोपॉलिटिकल चैलेंज जैसे रेड सी क्राइसिस हुआ अभी, तो हमारा ट्रांजिट टाइम बढ़ गया. ट्रांजिट टाइम बढ़ गया तो अब केप ऑफ गुड होप से कंटेनर मूव हो रहा है. अब वहाँ पे अनदर चैलेंज आ गया ट्रांजिट टाइम के अलावा, वहाँ पे हॉट स्ट्रीम एंड कोल्ड स्ट्रीम दे कोलाइड ईच अदर. So always there is high tide. So we have to give extra protection to our cargo, like putting mesh, putting space bar. तो उसका proper कॉस्ट choking. इम्प्लीकेशन Yes. या सर्विस प्रोवाइडर का रेडीनेस क्या है? सर्विस प्रोवाइडर तो हमको जैसे उन्होंने रिफर कंटेनर जो प्रोवाइड कर दिया. नाउ शिपिंग लाइन ऑल्सो टेक टाइम टू गिव बुकिंग, बिकॉज आई थिंक ड्यूरिंग बिफोर कोविड द सेकेंड वेव there was some problem. You have seen in the news there were so many containers piled up in some part of the world, and some part of the world there was no containers. So now they have rationing system, they have their own systems. They give booking on the availability and the movement on while we place the booking. Earlier we were getting free hand containers. Now we have to place booking in advance. So there is a dearth of container supply itself. So you mentioned that container का short supply है. क्या पीछे इसके कारण है और क्या इसकी वजह से चैलेंज आ रहे हैं? एक्चुअली पहले क्या होता था कि कोई सिस्टम नहीं था जो मेरे को समझ में आया. अब पहले क्या होता, मैंने 5 कंटेनर की बुकिंग डाल दी, फॉर एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मैंने एक ही उठाया, उन्होंने फटाफट 5 रोक लिए, मैंने एक ही लिया. ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे. तो कुछ पार्ट्स में कंटेनर स्टक हो गए. कोविड के कारण काफ़ी जगह पोर्ट्स पे कंटेनर स्टक हो गए, क्लियरेंस नहीं हुआ, पाइल अप हो गया. तो नाउ दे हैव देयर ओन सिस्टम. शिपिंग लाइन, कि वो उनका कंटेनर का इन्वेंट्री पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं कि कहाँ कितना है. तो आज के डेट में अभी शॉर्ट सप्लाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. बट उन्होंने अभी क्या है कि यदि उन्हें लग रहा कि दादरी पोर्ट से हमारा मंथली मूवमेंट जो टर्नओवर है कंटेनर का 100 है, फॉर एग्जांपल वो उसके आसपास ही इन्वेंट्री रखेंगे. पहले हो सकता था कि जैसे यहाँ पे हो सकता है 200 पड़े हो बट रिक्वायरमेंट 100 की है. मतलब इक्वली अब सबको मिल रहा है, सब जगह से मिल रहा है. गॉट इट. तो जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, जो सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस या शिपिंग सर्विस, उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आप देखते हो? कैसे आप चूज करते हो कि किस सर्विस प्रोवाइडर को मेरे को बिजनेस देना चाहिए? फर्स्ट हम उनका बैकग्राउंड देखते हैं कि उनके पास ऑलरेडी फार्मा कंपनी के लिए कर रहे हैं कि नहीं, और उनका क्या एक्सपर्टाइज है. और फिर वी हैव ए वेरियस सेट ऑफ क्वेश्चंस कि हम उनसे वेरियस चैलेंजेस जो हमने प्रीवियसली फेस किए हैं वो हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं. उनका उसका नॉलेज है कि नहीं है. जैसे मैंने पूछा कि भाई अब हमारा तो रिफर कंटेनर में जा रहा है. अर्लियर इट वाज ट्रांजिट टाइम ऑफ 30 to 35 days, नाउ 70 to 75 days. हाउ यू आइडेंटिफाई अ सुटेबल कंटेनर फॉर अस? लाइक हमने जो गाइडलाइन दिया कि हमें 5 साल से पुराना कभी हमें कंटेनर. तो लार्जली आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो कोल्ड चेन यस वर्टिकल से होना चाहिए. अब जैसे अभी हम जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर लेते हैं, दे हैव देयर ओन ट्रेलर्स आल्सो. मतलब उसने बोला सर कंटेनर तो मिल गया, सर ट्रेलर नहीं मिल रहा. वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, हमको एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहिए, सिंगल विंडो. हमें इधर उधर नहीं बार बार फॉलोअप नहीं करना. आपको एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन दे दिया, स्टैंडर्ड आपको चेकलिस्ट बता दी, उसके अकॉर्डिंग आपको हमें टाइमली कंटेनर प्रोवाइड करना. कोई चैलेंज है आप एडवांस में बता दीजिए. तो इंडियन कंपनीज कौन है जिनकी आप सर्विस लार्जली ले रहे हो, और मल्टीनेशनल कंपनी कौन कौन है जिनका सर्विस लेते हैं हम एज ए सर्विस प्रोवाइडर? इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर तो काफ़ी सारे हैं. जैसे अभी हम लोग जो ले रहे हैं, करम फ्रेट कार्गो मूवर्स है, फ्लोमिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स है, फिर लिंक्डइन है, फिर उसके बाद दीज आर ऑल इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स. यस.
एंड इंटरनेशनल फिर G9 एंड कंपनी से हम काम कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस। और मल्टीनेशनल कंपनीज कौन है जो इंडिया में है? मल्टीनेशनल जैसे हेलमेन था पहले हमारे पास, फिर ये अपना KWE था, वो मर्ज हो गया है, काफी सारे हैं। तो बिकॉज कोई नाउ आप सिनेरियो इज चेंज्ड। नहीं, उसके पहले उतना नहीं था, मतलब जो इम्पोर्टेंस या जो बोलना चाहिए वो काफी बढ़ गया है कोविड के बाद, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स का। कोविड का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है? Because in India there was not so much weightage and given to the logistics industry. Like पहले हम कभी ऑनलाइन बाइंग नहीं करते थे, अब हमारे पास काफ़ी सारी ऑनलाइन बाइंग हो गया, ई कॉमर्स कंपनीज हो गई। अब पहले फूड हम कभी भी ऑनलाइन घर पे नहीं मंगाते थे, बाकी स्टफ तो हम मंगा लेते थे, बट अब आज तो इनमें एक तरह से वॉर शुरू हो गया है। कोई बोल रहा है 10 मिनट में, कोई बोल रहा है जस्ट ब्लिंकिट। So in the same manner, now there was so many changes. Before COVID, if you have any problem, maybe multinational company will not help you. But if there is Indian company, they will put all effort to give you service and to move out to you from any problem or any challenge. गॉट इट। उससे फर्क क्या पड़ता है? मल्टीनेशनल कंपनी के अपने स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उनके स्टैंडर्ड प्रोसेस है, बट इफ देर इज एनी चैलेंज, इफ देर इज एनी जियोपॉलिटिकल चैलेंज, they will attend or not attend, don't know. तो अभी करंटली जो रेड सी का जो चैलेंज चल रहा था या चल रहा है, मेरे को अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं, आप बोल पाएंगे ज़्यादा बेहतर। ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपने ओवरकम करा हो ऐसे चैलेंजेस को? ऐसे चैलेंज जैसे अभी हमारे सडनली कंटेनर सारे स्टक हो गए ट्रांजिट टाइम के, अभी वहाँ से नहीं जाएंगे रेड सी से। देन रातों रात बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करे, सारे दोबारा कंटेनर रीरूट करे, उसमें काफ़ी टाइम लगा, 2 से 3 दिन लगातार। देन उसके बाद कंटेनर कुछ पोर्ट से डाइवर्ट हुए, कंटिन्यूसली हमने फॉलोअप रखा ट्रांजिट टाइम का, कंटेनर की लोकेशंस का कि कहाँ कहाँ स्टक है। देन उसमें आगे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, देन 1 by 1 सारे कंटेनर क्रॉस करे एंड दे रीच टू द डेस्टिनेशन। हमारा जो हेल्थ और फार्मा का सप्लाई चेन है वर्सेस एक जनरल सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक की सर्विसेज हैं, इसमें जो मैन पावर है उनका क्या क्रिटिकलिटी है या क्या डिफरेंशिएशन है या क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहती हैं? देखिए, जो जनरल गुड्स होते हैं उसमें उतने ज़्यादा स्टैंडर्ड और SOPs को फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इन फार्मा, इन केस ऑफ फार्मा, दे हैव टू कीप ट्रैकिंग एंड कीप accuracy in all documents, because if any medicine crosses to the any transit port or any via port, then again all documents are checked, what is coming from which country and where it is going, because it is directly related to the human body. Like प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट में क्या सॉल्ट है, उनकी बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस, परमिशंस, everything is mentioned properly or not. तो डू यू हैव सच काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम यू कंडक्ट? Yes, time to time we give training to our colleagues and teams. किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं? Like when any new candidate join, we give you in your initial stage documentation level, read the document, understand the level, then one by step by step. तो आपने लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? किस तरीके के करियर बनाना चाहते हैं जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हैं या न्यू यंग जनरेशन है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं SCM प्रोफेशन में और लॉजिस्टिक्स एज ए होल? कस्टमर साइड भी हो गया और इंडस्ट्री साइड भी हो गया। ओके, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो MBA सप्लाई चेन और MBA ऑपरेशंस, MBA इंटरनेशनल बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड नाउ यंग जनरेशन आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इन दैट, बिकॉज अभी जो करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं वर्ल्ड में, तो एंटायर इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स कंपनीज। लाइक हम किसी अमेजन का लें, फ्लिपकार्ट लें या जोमेटो लें, दे ऑल आर प्योरली लॉजिस्टिक्स कंपनीज। दे आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट, देयर वन इज प्रोवाइडर एंड ऑन द अदर साइड इज अ यूजर, और उनके बीच का वो गैप फिल कर रहे हैं। पहले अभी हमें शायद कोई चीज़ लेनी होती थी तो कई दिन वेट करना होता था। लाइक अमेजन स्टार्टेड फ्रॉम बुक्स, जो कभी ने नहीं सोचा। मुझे याद है जब मैं MBA कर रहा तो एक बुक लेने के लिए हमें, जैसे भोपाल है तो वहाँ जाना पड़ता था, दुकान वाले के पास पूछना पड़ता था, उसके पास नहीं है तो फिर उससे पूछता भैया कब आएगी, देन वो हमें बताता भैया अगले महीने 20 तारीख के पास आएगी या इतनी तारीख को आएगी, तब आप आइएगा। एंड नाउ इफ आई नीड एनी बुक, you just go to Amazon or any website, check and order, next 2 to 3 days it delivered to your place. So there is huge workforce required
ह्यूज मैन पावर रिक्वायर्ड, ह्यूज स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर दैट. लाइक अब ड्रोन से डिलीवरी का चल रहा है. लास्ट टाइम शायद मैंने आप ही के वहाँ देखा था, ड्रोन भी रखे हुए थे. तो आई थिंक इन फ्यूचर ड्रोन पायलट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी. ड्राइवर की रिक्वायरमेंट्स तो बढ़ ही रही है. जैसे डिलीवरी वगैरह उन्होंने काफ़ी स्टैंडर्डाइज कर दिया अपने ड्राइवर्स को, काफ़ी ट्रेनिंग्स देने लगे. फिर इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, बैक एंड जो सप्लाई सपोर्ट होता है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स होता है. फिर इसके लिए वेरियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि हमने ऑर्डर किया और 5 मिनट बाद ही हमको, या आई थिंक ऑर्डर प्लेस करते से ही हमको पूरी ट्रैकिंग दिखाने लगती है. इन सबको मेंटेन करने, मैनेज करने के लिए काफ़ी सपोर्ट चाहिए और काफ़ी सारे स्टाफ की रिक्वायरमेंट है. एक पॉइंट आपने बोला जैसे कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में डॉक्यूमेंटेशन बहुत डिटेलिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. तो उनके पे आउट्स में, जो पे आउट्स एक जनरल डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स फंक्शन का है और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक फंक्शन में कितनी डिमांड है कैरियर के पर्सपेक्टिव से, और उनके पे आउट में क्या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से पे आउट तो जस्ट डबल है और इसमें तो कभी कमी नहीं रहने वाली, ये बढ़ने ही वाला है. इवन मेरे जो काफ़ी सारे लोग हैं वो पूछते ही हैं, भाई कोई अच्छा बंदा हो तो बताओ, कोई अच्छे कैंडिडेट हो तो बताओ यार, हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज दे कीप ऑन मूविंग. और एक जो डॉक्यूमेंटेशन या एडमिन पार्ट है ना, ये जो भी करंट सिनेरियो, इसमें लोग लिखना पढ़ना नहीं चाहते. उसको पढ़ के देखना नहीं चाहिए कि एग्जैक्टली उसमें लिखा क्या है और आगे मुझे उसको टाइप क्या करना है, या ईमेल पे भी लिख के देना तो उसको एग्जैक्टली क्या वर्ड लिख के देना है. लाइक आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक कंट्री में मेडिसिन यदि हमारी रजिस्टर हुई है, उसके आगे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल टैबलेट, उसके आगे एस नहीं लगा है, टैबलेट्स नहीं लिखा है. सो अब यदि उस कंट्री में प्रोडक्ट गया तो वो पूरा माइन्यूटली चेक करते हैं. वो एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है. सो बैक एंड पे जैसे अभी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है, दैट टेक केयर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, कि everything should be accurate and 100% with accuracy. गॉट इट. तो किस तरीके से इस लाइन में करियर बना सकते हैं यंग जनरेशन? इनिशियली तो आपको उसमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे ही आना पड़ेगा. एक्चुअली आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताऊं, लास्ट टाइम एक बॉम्बे में सप्लाई चेन की कॉन्फ्रेंस में मैं था, तो देट वाज रियल एग्जांपल. वन ऑफ माय कलीग सेड कि सर, व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए इन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन, we were portrayed a picture कि we are sitting in a cabin giving instruction, load this much of container in this vessel, plan this much of cargo in this airline. So we were well कि हम तो यही काम करेंगे. But when we after placement, so many transporter company had and they assigned us in a route development कि जाओ ट्रांसपोर्टर से बात करो, जाओ ड्राइवर से बात करो जिनके ट्रक खाली रहते, क्या इस रूट के लिए वो चलेंगे, और उनसे रेट नेगोशिएट करो. बोलता अब हमसे हम कहाँ क्या सपने सजाए थे और क्या किस लेवल पे आ गए. एंड देन सो मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन इन दिस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. सो वन पर्सन वाज सिटिंग इन द ऑडियंस, सडनली ही वाज ओवरवेल्म्ड. ही एक्सप्लेन्ड सो मच, नो दिस इज नॉट हैपेंड. फॉर इन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन आपको हाथ काला करना पड़ेगा. यू हैव लर्न फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, then only you can lead the you go to the further levels. आपने अपनी स्टार्टिंग, आपने भी एमबीए किया है. बिल्कुल. आपका जो एग्जांपल आप दे रहे हो कि एमबीए में जनरली क्लास में और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा के एक ऐसा सपना सजो देते हैं कि वो जैसे ही क्वालिफाई करके प्लेसमेंट जो इमीडिएटली उसका एज अ जनरल मैनेजर ही होने वाला है और वो सीधा स्ट्रेटेजिक रोल में चला जाएगा. बिल्कुल. राइट, या अथॉरिटेटिव रोल में चला जाएगा. ये सोच के बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं और इंटरव्यू देने आते हैं. मैंने भी अपने लाइफ में बहुत कंटिन्यूसली इंटरव्यू लेता हूँ और सेलेक्ट करने के टाइम भी ये गैप मिलता है देखने को. आपका अपना जर्नी क्या रहा कि जब आपने एमबीए किया और आपने ग्रॉस रूट कैसे स्टार्ट किया? नहीं, मैंने भी बिल्कुल वहीं से शुरू किया. तो आपने वो सपना नहीं देखा कि मैं भी जाके जनरल मैनेजर बनने वाला हूं? नो, बिकॉज तब वो चीजें ही वहीं से शुरू हुई थी कि उसके बगैर वो आगे हो ही नहीं सकता है. आप एक इंस्ट्रक्शन दे दो, एक्सपोर्ट कर दो, कैसे कर दो? उसके लिए इनवॉइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, प्रोडक्ट लाइए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, परमिशंस चाहिए. एवरीथिंग यू हैव टू राइट, एवरीथिंग यू हैव टू कलेक्ट. एंड आई हैव सीन दोज डेज व्हेन जब हम एक एडीसी एनओसीज के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स का बंच बनाते थे. अब तो सब करंटली डिजिटल इंडिया हो गया, तो काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट 100% ऑटोमेटेड हो गया, ऑलमोस्ट सिस्टम जनरेटेड हो गया. ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड इन ई संचित. सो हम लोग बात कर रहे थे कोल्ड चेन के पर्सपेक्टिव में. तो जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है
और हेल्थ और फार्मा के पर्सपेक्टिव में डिमांड और सप्लाई का जो गैप बढ़ रहा है, या बहुत सारे बिकॉज ऑफ हमारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, जिसके चलते हेल्थ केयर और फार्मा कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है और इसकी डिमांड इंटीरियर लोकेशन तक जा रही है। बिल्कुल। इसके चलते लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो कोल्ड चेन में लॉजिस्टिक्स का या हेल्थ और फार्मा में कोल्ड चेन का रोल और इस इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव थोड़ा बताएं। एक्चुअली क्या, आप जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं दे एंड वैक्सीन्स हैं, ये 100% टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं बच्चों को वैक्सीन्स लगवाने या कुछ, तो वो डायरेक्ट डॉक्टर अपने फ्रिज से निकालता है, इमीडिएटली लगाता है। एक तो वो 100% उनके लिए क्रेडो बॉक्स होते हैं, उसके साथ पूरा उनके बॉक्सेस की शेल्फ लाइफ होती है 48 आवर्स, 72 आवर्स, 24 आवर्स, उसमें वो फार्मा कंपनीज डिलीवर करती हैं। और यदि हम और जो अप टू उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर या हब है वहाँ तक पूरी रिफर ट्रक्स में जाते हैं। और इन केस ऑफ इंटरनेशनल वो तो वो भी पूरा वैसे ही जाता है टेम्परेचर कंट्रोल रिफर ट्रक्स में, या एयर का लाइन्स में जाएगा तो पूरे डेटा लॉगर लग के और पूरा टेम्परेचर के साथ मेंटेनेंस के साथ जाएगा। तो ये तो कंटिन्यूसली, अब इसमें जेनरिक मेडिसिन होती हैं तो इनमें रिक्वायरमेंट एम्बिएंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। और फिर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या स्पेशलाइज्ड ड्रग्स हैं जो क्रिटिकल इलनेस के लिए हैं, तो वो 100% टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। उसमें ज़रा सा भी टॉलरेंस अलाउ नहीं होता है, वो टोटली रिजेक्ट होती हैं, जो मेरा जहाँ तक नॉलेज है। तो जो आपकी टीम है या जो आप टीम मैनेज करते हो या आप एक्सपेक्ट करते हो लॉजिस्टिक्स के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे, और उनके बीच में जो आपका कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल फंक्शन है, तो उससे रिलेटेड आपका फंक्शन किस तरीके से आप मैनेज करते हो? सी फर्स्ट वी हैव ए सर्टेन गाइडलाइंस एंड SOPs एंड चेकलिस्ट, वो हम उनको शेयर करते हैं, टाइम टू टाइम बताते हैं कि हमारा ये चीज़ें हैं। जैसे पर्टिकुलर मेडिसिन जो बॉक्सेस होते हैं, मेडिसिन के जो ड्रम्स होते हैं, बैग्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन सब पे ओरिएंटेशन लेबल लगे होते हैं, किस तरीके से हैंडल करना है, कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। ऑलवेज ऑल प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू फार्मा, दे ऑल आर केप्ट इन अ प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस ऑन पैलेट्स। कोई भी उसमें मिस हैंडलिंग या कहीं भी किसी भी कंडीशन में उसे नहीं रखना है, वो सारी चीज़। फिर दूसरा, हम उनसे ऑलरेडी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे पूछते हैं कि भाई वो और कितनी कंपनीज के लिए इस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं, या उनके पास हो तो हमारे पास ऑडिट टीम होती है, वो ऑडिट करके आती है। पहले ऑडिट में हम क्या चेक, वो उनका पूरा चेकलिस्ट होती है कि वो हमारे सर्टेन गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि नहीं, उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, पूरी फोटोग्राफ्स लेते हैं, इमेजेस लेते हैं, पूरी फाइल बनाते हैं कि वो हैंडल कर रहे हैं किसी और फार्मा का कि नहीं। जैसे क्वालिटी अश्योरेंस टीम होती है, वो पूरा ऑडिट करके आती है उनके वेयर हाउस का, उनकी फैसिलिटीज़ का एग्जैक्टली। जैसे अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि जैसे कोई फार्मा से रिलेटेड कोई भी मटेरियल है, उसका ट्रक आके गेट पे लगा, अब उनके पास प्रॉपर लोडिंग अनलोडिंग बे है कि नहीं, वो प्रॉपर कवर्ड है कि नहीं, या उसकी उतनी हाइट है कि वो ट्रक पूरा अंदर आ जाता है कि नहीं। कवर्ड होना क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि बाहर से जैसे धूल है, टेम्परेचर, उसका कम से कम इम्पैक्ट पड़े। सो बेसिकली फैसिलिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर सपोज टू बी स्पेशलाइज्ड फॉर अ फार्मा और हेल्थ केयर सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव। यस। तो क्या आपने 3-4 चीज़ें जो बताई उनके बारे में एक बार और रिपीट करिए। जैसे कि जो अब हमारा कंसाइनमेंट किसी ट्रांसपोर्टर के पास जाते हैं, तो उनके पास उस ट्रक से जब व्हाइल अनलोड करके कोई ट्रांजिट या फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए नेक्स्ट लोडिंग के लिए हम में जाए, तो वहाँ पे उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी है कि नहीं उसको अनलोड करने की। ऐसा तो नहीं कि पूरा वो मैन हैंडल हो रहा है या ओपन इन्वायरमेंट में ओपन स्पेस में कर रहे हैं। वो ट्रक एटलीस्ट उनका जो लोडिंग बे होता है वहाँ पे उतना हाइट होना चाहिए कि वो ट्रक पूरा आधा अंदर आ जाए। ऐसा नहीं कि उसमें डस्ट आ रही है या बाहर से और चीज़ें हो रही हैं, और प्रॉपर पैलेटाइज करके मार्किंग करके उसे प्रॉपर प्लेस में कि कहीं मिक्सिंग ना हो जाए। लाइक आपको बताऊं कि हम लोग काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर्स काम कर रहे हैं। इफ़ वन वेंडर इज सप्लाइंग टू सेम पर्टिकुलर ऑफ रॉ मटेरियल टू अदर वेंडर्स, देयर आर 95% चांसेस ऑफ चेंजिंग ड्रम्स और बैग्स टू ईच अदर। तो वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स की उनको ज़रूरत है कि भाई वो उसको पढ़ें, देखें कि ये इसमें जो शिपिंग मार्क लगा है, टू एंड फ्रॉम लगा है, वो एग्जैक्टली उसको देख के कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो उस लेवल पे ट्रेनिंग की ट्रांसपोर्टर्स के अपने नीचे लेवल पे बहुत ज़रूरत है। अब यदि उसमें फार्मा ग्रेड का मटेरियल वो ट्रक में भेज रहे हैं, तो उस ट्रक की क्लीनलीनेस है कि नहीं, वो प्रॉपरली कवर्ड है कि नहीं, वो पूरा प्रॉपर क्लोज्ड बॉडी ट्रक है कि नहीं, वो काफ़ी ज़रूरत है। उसकी हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं, उसको रख कैसे रहे हैं।
ऐसा तो नहीं हेल्थ और फार्मा में कोई सेग्रीगेशन है? कितना परसेंटेज मूवमेंट हमारा कोल्ड चेन के थ्रू होता है, कितना परसेंटेज मूवमेंट? विद इन इंडिया तो आई थिंक अभी 40% ही होगा जो कोल्ड चेन में होगा, बट इफ टॉक अबाउट इंटरनेशनल तो वैक्सीन के अलावा कितनी चीज़ें हैं, किस तरीके की दवाइयाँ हैं, कितनी मेडिसिन हैं जो कोल्ड चेन के थ्रू जाती हैं अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन? लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स की जो लाइफ कम होती है, शेल्फ लाइफ कम होती है, या जो जिनका क्या बोलना चाहिए एफिकेसी बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती हैं। उनको टेम्परेचर कंट्रोल हाँ। एनवायरनमेंट में रखना इंपॉर्टेंट है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रूरल एरियाज में है, इंटीरियर प्लेसेस में है, वो कैसे मैनेज होता है? वो भी उनके लिए क्रेडो बॉक्स होते हैं, उनके पास कोल्ड चेन वेयर हाउस होते हैं, या फिर मोस्टली जो आप देखेंगे दुकान पे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं इनके केमिस्ट के पास। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करता है हाँ, पूरा। वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से मैनेज होता है, जो उनका है गाइडलाइंस दे हैव टू फॉलो। सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस सब्जेक्ट को आप या इस फंक्शन को डेलीगेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपका ओनरशिप होना इंपॉर्टेंट है। यस, राइट। तो इस ट्रेनिंग सब्जेक्ट को आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हो ओवरऑल? फर्स्ट मेरा जो मानना है कि ट्रेन देम, डेवलप देम एंड गाइड देम, डोंट कंट्रोल द पीपल, डोंट होल्ड द पीपल, जस्ट कीप वॉचिंग, कीप चेकिंग टाइम टू टाइम वेदर दे आर डूइंग इट। और ओनरशिप, जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने ऐसे उनसे पूछता हूँ कि यार ऐसे ऐसे चैलेंज आ गया, इसको कैसे करना है। सो दे शुड फील कि यस हम इसके पार्ट हैं, मैंने सॉल्यूशन दिया, ये नहीं कि मैंने दिया आपका हमारे पास प्रॉब्लम आई, एज ए टीम आपका क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, हम इसको आगे के लिए कैसे करें कि आगे ये चैलेंज आए ही ना। तो क्या एक एग्जांपल दे रहे थे आप गोलकीपर वाला? हाँ, जैसे आप बोले कि सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स में कि जो मैंने फील किया, इट्स लाइक ए फुटबॉल मैच एंड सप्लाई चेन हेड या लॉजिस्टिक्स हेड, यू आर ए गोलकीपर। सप्लाई चेन हेड इज अ गोलकीपर। Yes. ओके। आपको गोल रोकने, गोल अब इसको यदि हम दूसरे प्रकार गोल जो है वो चैलेंजेस हैं या कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको आपको होल्ड करना है, उसको आउटकम करना है, उसको आगे के लिए रोकना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे बचाना है। और आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, आपके जो अलग अलग हैं, उनको जो राइट फ्रंट सेंटर जो कर रहे हैं, बॉल को रोक रहे हैं, उनको वहीं पर। अब ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम है तो पूरी टीम एक ही काम में लग गई। जिसका जो रोल है उसको वहां पे ट्रेन किया, वहां पे रखा, और आपको एज ए गोलकीपर आपको सारी चीज़ों को मैनेज करते रहना है। आपके पास बॉल्स आते रहेंगी, कभी कोई चैलेंज आ गया, कभी कोई डिले आ गया, कभी कोई क्रिटिकलिटी आ गई, उन सबको हैंडल करना है। कभी कोई डिले हो रहा तो उसको कैसे मैनेज करना है। गॉट इट। अब जैसे डिले से रिलेटेड आपको बताऊं, अभी जो रेड सी क्राइसिस चल रहा है, वॉर का जो इम्पैक्ट है, अब हमारा ट्रांजिट टाइम बढ़ गया, सारी शिप गए, तो अब उस कंट्री में, किसी कंट्री में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो हम 35 डेज में पहुंचा देते थे, अब वो 70 डेज हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमें एयर शिपमेंट्स भेजनी है। उस गैप को उतने टाइम बीइंग को फुल करने के लिए हमारा वो शेल्फ में हमारी प्रोडक्ट रहना चाहिए, तो उसके लिए हमें एयर से भेज के हमें उतना टाइम को गैप को फुल करना पड़ेगा। तो इसमें कॉस्ट इम्प्लीकेशन जो Yes. आ रहा है उसको कैसे मैनेज करते हैं? अब उसके लिए फिर एग्रीमेंट करना पड़ता, बायर से कंसाइनी से बात करते हैं, तो कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड। ओवरऑल इम्पैक्ट तो आता ही है कस्टमर पे। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर मनीष फॉर Thank you कमिंग so here much. for a Logistics Shakti podcast, right? So I again request my viewers, keep subscribing us, and for the latest video reach out to us and give your suggestions and feedback, the kind of leaders or kind of professionals you want as a guest to come, and the kind of learning you are looking from us. Thank you very much.